बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना चाहिए, चूँकि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए एक वेब ब्राउज़र या एप्लीकेशन क्या होती है। इसके अलावा और किस किस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटोकैड, एनसिस और इसी तरीके से सॉलिड वर्क्स, ये सारे के साथ 3D एनिमेशन, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को देख के बनाए गए हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये आपके पास हार्डवेयर है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट की बात करें, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। डिस्क्रिप्शन के बाद आप बताएंगे कि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने अपने वेब या ऐप से किस किस तरह के फंक्शंस लेने हैं और उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी से मुतालिक, कि आया वो आगे जाके मज़ीद सिक्योर होगी। अगर उसके मज़ीद हमने बेहतर करना है तो क्या वो बेहतर हो सकती है। उसके बाद जो है ना, हमारे पास यूज़ केस डायग्राम है जिसमें हम एक्टर्स और उनके वर्क के बारे में बताते हैं कि वो क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं ना। हमने उसके डिज़ाइन बाद मॉडल चूज़ करना होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल शो किया, और उसके बाद हमारे पास स्पाइरल या प्रोसेस मॉडल भी हो सकता है। फिर मैंने आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बताई कि हमारे पास एक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कस्टमर क्या कर सकता है, ऑर्डर के साथ क्या होता है, ऑर्डर के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कस्टमर के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, स्टाफ और बुक इनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सब कैटेगरी के एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ये है बुक स्टोर के लिए। अगर आपकी ऐप कुछ और है, हेल्थ केयर है या मेडिकल केयर है, तो उसमें ER डायग्राम की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। आप ये बिल्कुल हिस्से चेंज हो जाएंगे, उसमें पेशेंट होंगे, डॉक्टर होंगे, उसके अलावा जो मेडिसिन होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी। मैंने आपको सीक्वेंस डायग्राम के बारे में बताया कि सीक्वेंस के ज़रिए किस तरीके से एक एडमिन ने काम करना है। यूज़र की सीक्वेंस के बारे में नहीं बताया, वो फिर डिस्कस वो बात की बातें हैं। उसके बाद है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन। जब आपने अपना डेटाबेस बनाना है, आपने अपने टेबल्स या रिलेशंस बनाने हैं, तो आपने उसमें किन किन चीज़ों को रखना है, किन किन चीज़ों को नहीं रखना, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं। फिर मैंने आपको इंटरफेस डिज़ाइन बताया, इसमें मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं इंटरफेस डिज़ाइन में, 3, 4, 5। जिस तरह का बिजनेसमैन ने अपनी वेबसाइट बनवानी है, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेरा लॉगिन ऐसा हो। असल में इतना बिजनेसमैन जो इस मामले में तकरीबन ब्लैंक ही होता है, या आप लोगों ने मज़ीद उसे गाइड करना होता है कि आप अपनी ये चीज़ एंटर करवाएं, ये चीज़ एंटर करवाएं। इवन अगर आपने फ्यूचर में खुद के लिए भी वेबसाइट या ऐप डिज़ाइन करनी है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा आज का वेबिनार था SDLC से मुतालिक, हम इस वेबिनार को क्यों कर रहे हैं और इस वेबिनार के करने का हमारा मकसद क्या है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। जी, जैसा कि जैन साहब ने मुतारिफ़ कराया, नेशनल पीस कमेटी, देव फाउंडेशन और अलहाज अब्दुल रशीद मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू ये हमारा वेबिनार ये हो रहा है। तो सबसे पहले इस वेबिनार के मकसद पे मैं रोशनी डालता हूँ। दरअसल जब मैं मार्केट में विज़िट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आजकल ऑनलाइन काम का ट्रेंड बढ़ रहा है, और ऑनलाइन काम के नाम पे लोगों को मुख्तलिफ तरह से आप ये भी कह सकते हैं फेकनेस का भी सामना करना पड़ता है कि कुछ चीज़ें फेक होती हैं, लेकिन रियलिटी भी है। मैंने मार्केट में सर्वे किया और अक्सर लोगों से पूछा है, इस बारे में राय लिया कि ऑनलाइन वर्क, और अक्सर लोग मेरे से भी सवाल करते हैं कि ऑनलाइन वर्क क्या है। तो ऑनलाइन वर्क जो कुछ लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू, कोई डिफरेंट, हर बंदा चाहता है अपने कंफर्ट जोन में रह के और अच्छी अर्निंग करे, और अच्छी अर्निंग तभी करेगा जब वो अच्छी स्किल्स सीखेगा। अगर कोई आपको कहता है कि आप बगैर स्किल्स के बहुत काबिल बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम अपनी ज़्यादा नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स को तो बेहतर करना ही पड़ेगा। जो हमारा आज का वेबिनार है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मुतालिक है। अब ये जो मार्केट में रूमर्स फिर रहे हैं कि ऑनलाइन वर्क फेक होता है, ये होता है, वो होता है, बिल्कुल होता होगा। इवन कई लोग तो ट्रस्ट ही नहीं करते कि जी हमें ऑनलाइन काम करना भी चाहिए। असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। कोई फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट या ऐप बनाकर भी काम कर सकते हैं। आज से कोई 5-10 साल पहले, अभी हम एज के जिस लेवल पे हैं, इससे 5-10 पहले साल ऐप या वेब, इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे ये होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। हम समझते थे कि ये शायद बाहर से ही होता है सब कुछ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साथ हमारे पाकिस्तानी इस काबिल हैं कि वो अच्छी से अच्छी ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं।
और हमारे कारोबारी हजरात भी, ख़ास तौर पे जब कोरोना आया था और आजकल भी आप एजुकेशन लेवल के हालात देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्मोक की वजह से कोई छुट्टियां रहती हैं या कुछ मामलात ऐसे होते हैं, दुकानें बंद रहती हैं, कोई स्ट्राइक हो गई या कोई भी ऐसे मामलात हुए। तो मकसद ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मुतारिफ कराऊं कि एक तो आप लोग अपने आप को कैसे काबिल बनाएंगे और स्किल्स के ज़रिए, वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्किल्स के ज़रिए। दूसरा, मैंने ये इंटीमेट किया था कि ये सेशन जो है बिजनेसमैन पर्सन्स के लिए भी है, ताकि अगर उनको कोई वेबसाइट या ऐप बनवानी पड़े उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग आ जाते हैं, मुझे जी वेब बना दो। जनाब, अपनी रिक्वायरमेंट्स तो बताओ, क्या चाहिए आपको। असल में दूसरे बंदे को खुद भी क्लियर नहीं होता कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, और जो बनाने वाला होता है उसे भी क्लियर नहीं होता, उसमें ये नहीं पता होता कि उसने इसमें फंक्शनैलिटी शामिल क्या करनी है। तो आज का वेबिनार हमारे इसी से मुतालिक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल से हम ये सीखेंगे कि कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को पहले समझना ज़रूरी है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं आज कोडिंग की बात नहीं करूँगा, मैं आज डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगा। मैं आज ये बात करूँगा हमें वो कौन कौन से फैक्टर समझना ज़रूरी है जो कि वेबसाइट या ऐप अपने ऑनलाइन बिजनेस बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। तो इसका मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दूंगा। यूज़ केस सिनेरियोज, हमारी वेबसाइट के यूज़ केस सिनेरियोज क्या होते हैं। असल में आपको मैं सिंपल बात बताऊं, प्रोग्राम सिर्फ कोडिंग ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में आपके पास आपने उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है, तो इसीलिए हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। जब भी हम वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने के लिए काम करेंगे ना, हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। एक वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट जो आपकी है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का समझना ज़रूरी है। हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। डिवाइसेस ड्राइवर्स हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। फर्मवेयर हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। डिफरेंट यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स सम, और इसके अलावा बायोस, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का जो एंड्रॉयड वर्जन है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो विंडो हम अपने लैपटॉप में करते हैं, विंडो 8 या विंडो 10, उसके साथ अब ऑलरेडी डिवाइस ड्राइवर्स हुए हुए आते हैं। डिवाइस ड्राइवर से मुराद हमारे जो ऑडियो वीडियो के ड्राइवर्स होते हैं, जिनके ज़रिए हमारी ऑडियो वीडियो या डिफरेंट हमारे पास जो डिफरेंट डिवाइसेस हम अटैच करते हैं उनको हम चलाते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होती हैं। और डिफरेंट यूटिलिटीज़ यानी कि एंटीवायरसेस, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। तो ये तीन चीज़ें बेसिक होती हैं एक भी वेबसाइट को चलाने के लिए या ऐप को चलाने के लिए: सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़। फर्मवेयर और बायोस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कंपाइलर वगैरह, ये अलग चीज़ें हैं थोड़ी सी। अच्छा, हमारे पास आगे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास वेब ब्राउज़र या आपकी एप्लीकेशंस, ये सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र के लिए, जो यूज़र के कंफर्ट के लिए बनी होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पहले कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करके लिखते थे या हम अपने डॉक्यूमेंट पेन के ज़रिए राइट करते थे, अपने टेबल पेन से बनाते थे, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्ड, एक्सेल वगैरह मौजूद हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन मौजूद हैं। अब वर्ड, एक्सेल वगैरह ये बिल्ट इन है, किसी ने इनकी ज़रूरत को समझा और इनको बनाना शुरू किया, इन पे काम करना शुरू किया। अब इसके पीछे प्रोग्रामिंग है पूरी, लेकिन उससे भी पहले इसके पीछे एक डॉक्यूमेंटेशन है। किसी ने कोई आइडिया लिया कि हमने वर्ड की जो है, हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, हमारे पास एक्सेल की एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसमें हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग फार्मूलाज होते हैं, डेटाबेस की हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये सारी की सारी एप्लीकेशन हैं जो हमें फैसिलिटेट करती हैं। हम वर्ड पे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर वर्क था उसमें ऐसा नहीं था, मैनुअल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास वक्त के साथ साथ डिफरेंट वेब्स डेवलप हुए, डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलप हुई, डिफरेंट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, जिसके पीछे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसके बाद उसके ऊपर कोडिंग होती है। तो हमारा मेन मकसद उसी डॉक्यूमेंटेशन को हाईलाइट करना है, ताकि हम बता सकें कि किस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी तो हम अपना सॉफ्टवेयर बनवा सकेंगे। ये बिजनेसमैन के लिए इसलिए ज़रूरी है उसको सबसे पहले बताना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है,
और ये डेवलपर के लिए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स बिजनेस से रिलेटेड हैं या डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, इसलिए उनके लिए स्पेशल ये बताता चलूँ कि उनको ये ज़रूरी है जानना कि उन्होंने काम करना किस पे है, काम करवाना क्या है और काम करना किस पे है। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की थोड़ी सी बात करते हैं। कंप्यूटर मेजर है ना, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें काम कर रही होती हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम एएलयू बोलते हैं। तो ये कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट सारे के सारे जो कंप्यूटर के काम हो रहे होते हैं मेन, जिसमें हम कहते हैं जी लॉजिक बिल्डिंग हो रही होती है, कंप्यूटर मुख्तलिफ प्रोसेसेस कर रहा होता है, हमारी डिवाइसेस को हैंडल कर रहा होता है, ये सारे के सारे सीपीयू अपने कंट्रोल यूनिट और एएलयू के ज़रिए करवा रहा होता है। इसके अलावा इसमें अपनी बिल्ट इन मेमोरी भी होती है, जिसके ज़रिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो सी होती है ना, वो एग्जीक्यूट करवानी पड़ती हैं। वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कंप्यूटर अपनी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए हमें जो है आउटपुट देता है। कंप्यूटर एक बड़ी टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर बहुत जगह पे, तकरीबन हर जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है। एजुकेशन सिस्टम ले लें या आर्मी का सिस्टम ले लें, एटॉमिक एनर्जी का सिस्टम ले लें, कोई भी जगह आप चले जाएं, कंप्यूटर का इस्तेमाल है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक ये मैंने आपको दिखाया है, जिसको हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। मेंशन योर प्रोजेक्ट टाइटल। चूंकि हमारा एच डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सेशन है, इस लिहाज से जब आपने कोई वेब बनवानी है या ऐप बनवानी है तो उसको आप एक प्रोजेक्ट का नाम देंगे। प्रोजेक्ट अब किस तरह का वो प्रोजेक्ट हो सकता है, ऑनलाइन बुक स्टोर हो सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है उसमें। अगर मैं आपको इसमें से बताऊं तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बताएंगे। द टाइटल ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ अल्टीमेट इम्पोर्टेंस, ये बहुत अहमियत का हामिल है। सबसे पहले जब आपका टाइटल बताया जाएगा ना, उससे आप पता चलेगा कि हमने काम क्या करना है। ऑनलाइन बुक स्टोर है, हमें पता है कि हमने एक बुक स्टोर बनाना है जिसमें हमने ऑनलाइन बुक सेल करनी है। उसके बाद ऑनलाइन स्वीट शॉप है, हमें पता है कि हमने एक ऐसा वेबसाइट बनानी है जिसमें हमने स्वीट्स सेल करनी है। अब उसमें फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, हम आगे बात करेंगे। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, हमने एक हेल्थ केयर की एप्लीकेशन बनानी है, हमने एक मील डिलीवरी की, हैप्पी मील की एक एप्लीकेशन बनानी है, हमने कोई मेडिकल केयर की एप्लीकेशन बनानी है, हमने कोई हॉस्टल्स मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन बनानी है, हमने रेजिडेंशियल सिस्टम की वेबसाइट बनानी है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट टाइटल ये आपको मदद करते हैं कि आपने अपने टाइम में रह के किस तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट करना है, किस डायरेक्शन में करना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद डिटेल में बताएंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट में काम करवाना क्या है। मिसाल के तौर पे आप बताएंगे कि हमारे पास जो हैं टीम मेंबर्स कौन कौन होंगे, स्टेक होल्डर्स उसके कौन कौन से होंगे, इसके अलावा कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, इसके यूज़र किस तरह के होंगे, इसके जो यूज़र के साथ साथ इसमें जो क्लाइंट्स होंगे, इसमें जो विजिटर्स होंगे, वो उनका क्या क्या रोल होगा। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। जैसे जैसे हम उसमें स्पेसिफिकेशन ऐड करते चले जाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट टाइटल, मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइटल लिखा है ऑनलाइन बुक स्टोर। ऑनलाइन बुक स्टोर, अब मुझे कम से कम इतना आइडिया तो हो रहा है कि हमने एक बुक स्टोर बनाना है। आप ऑनलाइन पेट स्टोर भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ऑनलाइन बुक स्टोर, ये प्रोजेक्ट टाइटल देख के मुझे पता चल रहा है कि हमने एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना है। उसके डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर एक वेब एप्लीकेशन होती है जो कि कस्टमर को अलाउ करती है कि वो बुक्स खरीद सके ऑनलाइन। कस्टमर कोई भी अपने टाइटल या ऑथर के लिहाज से बुक को सर्च करेगा अपने वेब ब्राउज़र से और उसको अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर देगा और उसको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ज़रिए परचेज करेगा। इस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को देखते हुए कम से कम हमें ये ज़रूर पता चला है कि हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनानी है जो कि हमें कस्टमर को अलाउ करेगी कि वो ऑनलाइन बुक खरीद सके, और उसके बाद जो से ना उसके टाइटल और ऑथर के लिहाज से कस्टमर उस स्टोर पे आगे बुक को सर्च कर सके। अगर उसको पसंद की बुक मिले उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सके, उसको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए परचेज कर सके। अगर आप डेवलपर को इतनी भी बात समझा दोगे या बिजनेसमैन इतनी भी बात समझ जाएंगे, अगर कोई बिजनेसमैन है उसने ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना है, वो इतनी भी बात समझ जाएंगे कि हमने काम क्या करवाना है, किस तरीके से करवाना है, और इतनी बात डेवलपर को बता देंगे, तो उसको इनफ होगा ये जानने के लिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। बाद में मज़ीद रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं या कम होती हैं, वो बात है। पहले जो आपका टाइम कैलकुलेशन होगा ना, वो इन रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए होगा।
और जो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आएगी। जब हम ये रिक्वायरमेंट्स अपनी शेयर कर देते हैं प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, तो हमें दो चीज़ें और बतानी पड़ती हैं। एक हमें बताना पड़ता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और एक बताना पड़ता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमें ये बताती हैं कि हमारा जो डिफाइन व्हाट अ प्रोडक्ट मस्ट डू, व्हाट इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस आर। एक प्रोडक्ट को क्या करना है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। यानी कि हम एक प्रोडक्ट को किस तरीके से उसमें, अगर हमारा प्रोजेक्ट ही है फर्ज करें, उसमें हमारे पास एक्टर्स कौन कौन होंगे, एडमिन का क्या रोल होगा, यूज़र का क्या रोल होगा, बायर का क्या रोल होगा, सेलर का क्या रोल होगा, ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में बताया जाता है। और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें हमें ये बताया जाता है कि हमारी वेबसाइट की या ऐप की क्वालिटी क्या क्या होंगी। तो इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स शो की हैं, अगर मैं इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखूँ ना, मुझे फिर भी काफ़ी कुछ पता चलता है, लेकिन अभी इनमें भी बहुत सारे गैप हैं। आप डिफरेंट प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, उनमें देख सकते हैं, बल्कि आप ये समझें कि इसको बनाने के लिए भी एक स्पेशल टीम होती है जो आपको साथ साथ गाइड करती है कि जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है अपना, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें डालना ज़रूरी हैं, और क्या क्या चीज़ें आपने ख़त्म करनी है। मिसाल के तौर पे पहले अगर हम देखें एसआरएस की F1 पहली लाइन में लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन विद फेसबुक अकाउंट, हमारी पहली डिमांड ये है कि हमने लॉगिन या रजिस्टर करना है अपने फेसबुक अकाउंट से। गूगल से नहीं करना, किसी और अकाउंट से नहीं करना, वो ऑप्शनल है। दूसरा हमारे पास ये है कि हम देख रहे हैं कि यूज़र जो है ना, वो दूसरे यूज़र्स को देख सकता है, उनकी प्रोफाइल को देख सकता है, अपनी अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर सकता है। तीसरा हमारे पास ये है कि सेलर जो एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेट कर सकता है, प्रोजेक्ट को शोकेस में दिखा सकता है। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे तकरीबन 8 to 9 रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, जिसके ज़रिए हम अपने डिफरेंट टास्क हमने जो अपनी वेबसाइट पे करवाने हैं या अपनी ऐप पे करवाने हैं वो सारे मेंशन हैं। अगर हमारा डेवलपर या हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या क्लाइंट, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें क्लाइंट और डेवलपर, खाली डेवलपर नहीं होता, इसमें डाटा एनालिस्ट भी होते हैं। पूरी एक टीम जो उनसे ना इन्वॉल्व होती है, जो इन सारे सिनेरियोज की स्टडी कर रही होती है। जब आपने ये अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखवा दी, तो आप पाबंद हैं कि आप इन्हीं रिक्वायरमेंट्स में रह के काम करवाएंगे, और जो आपके सॉफ्टवेयर हाउस की टीम है ना, वो भी पाबंद है कि वो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स में रह के काम करेगी। आपका जो कॉस्ट बनेगी, आपका जो बजट बनेगा, वो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को लेके बनेगा। इसके अलावा आप इधर उधर होंगे तो आपका फिर वो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह उस पर लगेंगे, बल्कि वो कमिटमेंट्स के बाहर हो जाएगा, वो फिर आपको खुद टीम से बात करनी पड़ेगी। ये थी हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ऐप की या वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी कैसी होगी, कितनी कंपैटिबल होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, आप उसमें कौन कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उसकी यूजिबिलिटी कैसे दे रहे हैं। इस तरह के मज़ीद 5-6 पॉइंट्स और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी में आप इस तरह कह सकते हैं कि जब हमारी वेबसाइट में या ऐप में कोई पासवर्ड भूल जाए, तो उसको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दें, और जब वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करे, तो वो उसको एक ईमेल के ज़रिए लिंक है, वो अपना पासवर्ड रिकवर कर सके। इसी तरीके से अगर वो 5 से ज़्यादा मरतबा गलत पासवर्ड के साथ लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, यूज़र को नोटिफिकेशन भेजा जाए कि आपकी वेबसाइट पे कोई या एप्लीकेशन पे कोई अनऑथराइज एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन कामों को रोका जाए। ये हमारे पास फीचर आएगा सिक्योरिटी में। परफॉर्मेंस, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस क्या होगी। आजकल यही पूछा जाता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्पीड, अगर फ़र्ज़ करें हम भी कोई वेबसाइट विजिट करने जाते हैं, अगर वो हमें विद इन 5 to 10 सेकेंड अच्छा रिस्पॉन्स दे दे, फ़ौरन ओपन हो जाए, अपने कंटेंट्स ज़ाहिर कर दे, तो हम उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले आए, तो हमें वो परफॉर्मेंस उसकी ख़राब लगती है, 10 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो हम किसी दूसरी साइट पर मूव कर जाते हैं। यूजेबिलिटी, उसका इस्तेमाल, क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी की सारी हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस, प्रोजेक्ट का स्कोप, उससे भी पहले टाइटल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ना, ये तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो एक तरह से आप ये कह लें कि एक हमारे पास होता है एल्गोरिदम, और एक हमारे पास होता है फ्लो चार्ट, जो आप क्लासेस में अपनी पढ़ के आ चुके हैं। एल्गोरिदम होते हैं सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप अपनाने हैं, वेबसाइट बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स अपनाने हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास फ्लो चार्ट, हमारे पास एक पिक्टोरियल वे होता है कि हमने किस किस तरीके से काम करवाना है। होता एल्गोरिदम की तरह ही है, लेकिन एक पिक्चर का व्यू होता है ना।
पिक्चर के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमने क्या-क्या काम करने हैं। अब जैसे मुझे अपनी बुक ऑनलाइन बुक बाइंग एंड सेलिंग स्टोर के यूज़ केस डायग्राम से नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है जी कि हमारे पास एक एक्टर एडमिन है, एक अनरजिस्टर्ड यूज़र और एक यूज़र है। 3 हमारे पास सिनेरियो हैं। ये साथ-साथ ना क्लाइंट को फीडबैक के तौर पे ना दिखाए भी जाते हैं कि जी मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। फिर वो आपको कहता है नहीं इसमें ये चेंज होनी है, इसमें चेंज होनी है। उससे ये होता है कि आपको फिर प्रोग्रामिंग पे, कोडिंग पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आगे मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी हो जाती है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन भी हैंड ओवर करते हैं और प्रोग्रामिंग और जो आपकी उसकी वेबसाइट होता है वो भी हैंड ओवर करते हैं क्योंकि वो उसी को देखते हुए उसी के मुताबिक बनी हुई होती है। अगर हम अपनी इस यूज़ केस डायग्राम की बात करें, हमारे पास जो एडमिन है वो भी साइन अप कर सकता है, यूज़र भी साइन अप कर सकता है, एडमिन और यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। अब यूज़र की फंक्शनैलिटी क्या है ये हमारे पास सामने दी हुई है और एडमिन की फंक्शनैलिटी क्या है ये हमारे पास सामने दी हुई है। एक और आपको बात बताता चलूँ कि यूज़र ये जानता है कि यूज़र को ज़्यादा असेस नहीं है, यूज़र को और अनरजिस्टर्ड यूज़र को तो बहुत कम असेस है ना। एडमिन को ज़्यादा असेस है। एडमिन ने बुक भी मैनेज करनी है, एडमिन डैशबोर्ड देखना है अपना, उसमें यूज़र्स को भी मैनेज करना है। यूज़र को मैनेज इस तरह करना है, जब कोई यूज़र अपने आप को रजिस्टर करता है तो एडमिन देख सकता है कि हमारे पास किस यूज़र ने रजिस्टर किया है और उसको हमने किस तरीके से जो है ना हैंडल करना है। उसके पासवर्ड वगैरह भी बाज़ औक़ात वो देख सकता है, उसकी एक्टिविटीज़ को भी देख भी सकता है, इवन एडिट भी कर सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट या ऐप की फंक्शनैलिटी पे। एडमिन को बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। पेमेंट मेथड वो सेट कर सकता है कि कैश ऑन डिलीवरी करनी है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करनी है। और यूज़र जो है उसका रोल है वो किताबें देख सकता है, सर्च कर सकता है, मज़ीद बुक्स अपलोड कर सकता है। इसका मतलब है यूज़र को भी यहाँ पे हमने इख्तियार दिया हुआ है कि अपलोड करे अपनी बुक, अपनी थोड़ी सी सेल वगैरह कर सकता है बुक, इतनी इजाज़त दी हुई है। यानी कि हमें अपनी फंक्शनैलिटी में ये चीज़ चाहिए। अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, बुक खरीद सकता है। इवन जब आप किसी को समझाने भी लगे ना कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, तो इसमें जितने भी यूज़ केसेस होती हैं इसमें एक्टर्स हमारे पास जो है ना वो एडमिन है, यूज़र है और अनरजिस्टर्ड यूज़र है। आपको अपने एक्टर्स का पता होना चाहिए और वो क्या-क्या एक्शंस परफॉर्म करें ये पता होना चाहिए और आप इसको समझा सकते हैं, इवन बना भी सकते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन मॉडल की बात करते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो है ना वाटरफॉल मॉडल यूज़ होता है कि सबसे पहले जो उनसे है ना हम डेवलपमेंट तो आप देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट यानी कि किस चीज़ को बनाना जो है वो बाद में हो रही है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे पहले हम करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और आपके पास जो यूज़ केस डायग्राम है ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होंगी। उसके बाद हमारे पास आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन की मैं थोड़ी सी आगे बात करूंगा कि डिज़ाइन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। इम्प्लीमेंटेशन, हमने उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। उसके बाद टेस्टिंग। टेस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि अगर हमने थोड़ी सी भी वेबसाइट बनाई है उसको हमने डिफरेंट सिनेरियोज पे वैलिड डाटा के ज़रिए, इनवैलिड डाटा के ज़रिए, रॉन्ग डाटा के ज़रिए, ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हमने इसको टेस्ट करना होता है अपनी वेबसाइट या ऐप को ना। उसके बाद डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये उसके बाद के फेजेस होते हैं। तो जब भी आप अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, आप उसमें अपनी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अपने यूज़ के सिनेरियोज और अपने डिज़ाइन मॉडल को लाजमी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वाटरफॉल मॉडल के अलावा भी मॉडल होते हैं, स्पायरल मॉडल होता है, यूज़ केस मॉडल होता है। डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह का मॉडल यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। आप अपने डॉक्यूमेंट में बताएंगे, अगर अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपनी वेबसाइट या ऐप बनवा रहे हैं, तो आप उससे कहें कि मुझे की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के दिखाओ। अगर वो आपकी बात सारी समझ गया है तो आपके एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएगा। एंटिटी से मुराद ये है कि जैसे मैंने बताया था कि एक्टर्स, एंटिटी से मुराद कोई भी चीज़ होती है जो कोई स्पेस लेती है। आपकी चेयर एक एंटिटी हो सकती है, आप खुद एक एंटिटी हो सकते हैं, और हर एंटिटी के एट्रीब्यूट होते हैं। अगर आप एक एंटिटी हैं, आपका नाम, आपकी आईडी, आपका रोल, ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप एक एंटिटी हैं और आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें इस ईआर डायग्राम की, देखने में तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आएगी, लेकिन आपको इसको समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अगर इस की बात करें तो हमारे पास दो जो रोल मॉडल नज़र आ रहे हैं, एक स्टाफ नज़र आ रहा है और एक कस्टमर नज़र आ रहा है। अब कस्टमर की कोई आईडी होगी, कोई ईमेल होगी, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, यूज़र नेम।
ये डायग्राम देख के डेवलपर को पता चल जाएगा कि हमारा जो वेब बनेगी या एप्लीकेशन बनेगी, हमने ये चीज़ें उसमें लाजमी एंटर करनी है। उसकी आईडी बतानी है, ईमेल बतानी है, एड्रेस बताना है, नेम बताना है, पासवर्ड बताना है, फ़ोन नंबर बताना है, ये चीज़ें लाजमी। और इनको डेटाबेस में लाजमी जो स्टोर करवाना है। जब भी एक वेबसाइट या एप्लीकेशन बनेगी, उसमें हमारे पास एक बैक एंड होगा, एक फ्रंट एंड होगा और एक डेटाबेस होगा। फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर अमूमन बनता है, अगर वेबसाइट की बात करूँ। और जो बैक एंड होता है उसमें हमारे पास अक्सर सी लैंग्वेज होती है, सी शार्प होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी बैक एंड के तौर पे यूज़ हो सकती है, PHP भी यूज़ होती है। तो वो डिपेंड करता है फंक्शनैलिटी पे, आपकी अपनी चॉइस पे कि आप किस तरीके से उसको करते हैं। कस्टमर कस्टमर के ये एट्रीब्यूट्स आ गए। अब कस्टमर क्या काम करेगा? कस्टमर क्रिएट करेगा ऑर्डर्स को। अब ऑर्डर की कोई ना कोई ऑर्डर आईडी होगी, पे होगा, स्टेट होगा, पेमेंट होगी, शिपिंग एड्रेस होगा, टोटल प्राइस, ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर हैज ऑर्डर आइटम, हमने जाहिर बात है। अब ये वन और एन जोन है ना, वन का मतलब होगा वन और एन का मतलब होगा सेवरल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वन कस्टमर क्रिएट सेवरल ऑर्डर्स एंड वन ऑर्डर हैज एन नंबर ऑफ आइटम्स बिकम बुक। जब कस्टमर क्रिएट करेगा ऑर्डर को तो वो ऑर्डर आइटम बन जाएगी एक बुक। अब बुक की भी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। आप देख रहे हैं कि ऑर्डर के जितनी भी हमारे पास एंटिटी हैं, यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर आइटम और बुक, इन सब के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ये बिलोंग टू कैटेगरी, इनकी कोई ना कोई कैटेगरी और सब कैटेगरी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑथर, टाइटल, ये सारी की सारी चीज़ें, पब्लिशर, एब्स्ट्रैक्ट्स, ये नेम उसका, ये सारी की सारी उसका होगा एट्रीब्यूट्स में शामिल। अब बुक को मैनेज कौन कर रहा है? स्टाफ या एडमिन, और उसका भी कोई ना कोई आईडी, नेम, पासवर्ड और रोल होगा। तो ये सारी की सारी एंटी रिलेशनशिप डायग्राम आपकी जो डेटाबेस आपने जो बनाना है या आपका जो सिनेरियो होगा, उसको एक डायग्राम के जरिए आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि जी ये डायग्राम है, इसकी हदूद में रह के हमने ये काम करना है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटीज का आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है। आगे हम चलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। सीक्वेंस डायग्राम, ये जो सीक्वेंस डायग्राम है ये काफ़ी सारी होती हैं। सीक्वेंसेस डायग्राम गालबन इन्हें कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक शो किया अगर मैं, जो कि एडमिन के बारे में बता रही है कि एडमिन के क्या क्या रोल हैं। अब यहाँ पे एक एडमिन एक एंटिटी है जो क्या कर सकता है? लॉगिन टू पेज कर सकता है। जब उसको लॉगिन सक्सेस मिलेगी तो वो क्या क्या कर सकता है? बुक मैनेज कर सकता है, सेल्स मैनेज कर सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकता है, पब्लिकेशन मैनेजमेंट कर सकता है, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकता है। अब उसमें वो क्या करेगा? ऐड करेगा या एडिट करेगा, या उसको सेव या अपडेट करेगा, या उसको डिलीट करेगा। ये एडमिन की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं जो उसकी सीक्वेंस डायग्राम में आएगा। इसके अलावा यूज़र की भी काफ़ी सारी सीक्वेंस डायग्राम बनती हैं जिसके ज़रिए हम बताते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकता है। लॉगिन टू पेज, मैनेज बुक, मैनेज सेल डिटेल, मैनेज इन्वेंट्री, ये सारे एडमिन के काम हो रहे हैं। अब वो मैनेजमेंट में क्या क्या काम करेगा, ये उसको ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब इन लाइन्स के कुछ नाम हैं, इसके कुछ नाम हैं, इसका नाम लाइफ लाइन है, कुछ इस तरीके से। लेकिन वो हमारा जो है ना अभी जो हमारा जो ये सेशन नहीं आता, डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एडमिन के कम से कम हमें रोल समझ में आना चाहिए सीक्वेंस डायग्राम के जरिए कि एडमिन कर क्या क्या सकता है। उसके बाद हम आते हैं डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस से मुराद मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई डेटाबेस होता है। अब डेटाबेस क्या है? जैसे आप फेसबुक या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं जो कि एक एप्लीकेशन है, तो उसका भी कोई ना कोई डाटा स्टोर होता है। ज़ाहिर बात है, वहाँ पे इतने सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग उस पर लॉगिन करते हैं। उनका लॉगिन मौजूद है, वो कुछ पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो कोई हवा में तो नहीं चली जाती। उनके पीछे कोई ना कोई डेटाबेस है जहाँ पे उनके लॉगिन पासवर्ड मौजूद हैं, जहाँ पे उनकी तमाम अपलोड्स मौजूद हैं। जैसे कि हमारे पास जो हम जीमेल यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई ईमेल अकाउंट, उसका कोई ना कोई डेटाबेस होता है जो हमारे पास जो भी हम अपलोड कर रहे होते हैं। हमें 15 GB स्पेस मिली होती है अमूमन आमतौर पे। इसको आप पेड करके ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइन में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्टर्स कौन कौन से हैं, कस्टमर है, स्टाफ है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, बुक, ऑर्डर आइटम और ऑर्डर। अब कस्टमर क्या कर सकते हैं? अब जाहिर बात है, जब आपने डेटाबेस बनाना है तो आपने उसमें जाहिर करना है कि आपने उसमें किन किन एट्रीब्यूट्स को रखना है। कुछ हमारे पास होती हैं की वैल्यूज़ प्राइमरी की के तौर पे। जैसे प्राइमरी की से मुराद है आपका नाम। आपका नाम प्राइमरी की नहीं है, आपके नाम के और भी लोग हो सकते हैं। आपके जो आईडी कार्ड नंबर है या आपकी जो आइडेंटिटी नंबर है ना, वो आपकी प्राइमरी की है।
अगर हमने आपके अकाउंट को सर्च करना है, आपकी प्राइमरी की के साथ सर्च करना है, आपका ईमेल अकाउंट आपका प्राइमरी की हो सकता है। तो ये हमने यूज़र आईडी जो हम डेटाबेस बनाएंगे, हमें किसी एक को प्राइमरी की रखना होगा ताकि हम बाकी आइटम्स को उसके ज़रिए सर्च कर सकें। इसी तरीके से ऑर्डर ऑर्डर की भी कोई ना कोई आईडी होगी और बाकी एट्रीब्यूट, ऑर्डर डेट क्या है, ऑर्डर स्टेट क्या है, उसकी टोटल प्राइस क्या है, फिर ऑर्डर आइटम उसकी भी कोई ना कोई आईडी होगी, बुक की भी कोई ना कोई आईडी होगी। तो इन सब की कोई ना कोई आईडी होगी, स्टाफ की भी और कैटेगरी की भी, जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस को मैनेज करेंगे। ये हमारे पास पूरा का पूरा ये जो कस्टमर का मैंने एक ब्लॉक सा बनाया हुआ है, इसको हम रिलेशन या टेबल कहते हैं। टेबल चूंकि डेटाबेस में एक टेबल की तरह शो होगा, मैंने इसको डायग्राम में एक रिलेशन की तरह शो किया है कि अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर ऑर्डर्स करेगा और ऑर्डर्स कौन मैनेज करेगा, ऑर्डर स्टाफ मैनेज करेगा, स्टाफ बुक मैनेज करेगा और वो जो ऑर्डर करेगा ना कस्टमर, वो ऑर्डर आइटम बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो बुक की है ना, काफ़ी सारी सब कैटेगरी और कैटेगरीज हैं। तो ये डेटाबेस डायग्राम हमें एक फ्लो भी दिखा रहा है और डेटाबेस में हमने किन किन चीज़ों को, किन किन एट्रीब्यूट्स को, मैंने बताया था ना, आपका नेम, आपका पासवर्ड, किन किन चीज़ों को सेव करना है, ये वहाँ पर डेटाबेस डिज़ाइन में होगा। आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, आपका फ़ोन एड्रेस, ईमेल। हमारे पास जो कस्टमर नाम का टेबल बनेगा, यूज़र आईडी, इसमें ये 6 तरह के एट्रीब्यूट शामिल किए जाएंगे। आपका जो ऑर्डर नाम का टेबल बनेगा, उसमें इस तरह के एट्रीब्यूट शामिल किए जाएंगे। जब भी आप एक वेबसाइट या ऐप बनाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब उसमें जो वेरिएबल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 आ सकते हैं। पासवर्ड है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 50 से मुराद ये कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 50 होगी। 50 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। आप इससे ज़्यादा कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते, वरना आपका डेटाबेस ज़्यादा स्पेस ले लेगा। ठीक है, लोग तो इस तरह कुछ भी रख देंगे। आज जैसे फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक की एक पॉलिसी है कि आप हमेशा वैलिड नेम एंटर करेंगे, इनवैलिड नेम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से ये टेबल या रिलेशन, इसमें हम इस तरह की वैलिडिटी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंटरफेस डिज़ाइन आ जाता है। इंटरफेस डिज़ाइन में हम यूज़र को ये बताते हैं कि डेवलपर को या टीम को जिससे हम प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, उसमें लॉगिन पेज है या साइन अप पेज है या उसका जो इंडेक्स पेज है वो कैसा दिखेगा। जैसा मैंने अब आपको बताया, ये एक सिंपल सा फॉर्म है जो कि एक एचटीएमएल पे बना हुआ है। अगर हम बात करें लॉगिन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, ये सारी की सारी, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म, इसके बाद कंटिन्यू, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट फिल होंगी, टेबल में जाएंगी, फिर जाके आगे आगे काम कर सकेगा। आगे वो साइन अप करके आगे काम कर सकेगा, अदरवाइज उसका लॉगिन नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने रिक्वायरमेंट्स में दिखानी होती हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, मैंने एक इंडेक्स बनाया है, गेट योर न्यू बुक विद द बेस्ट प्राइस। जैसे कि हम कहते हैं कि जी हमारा जो फ्रंट पेज है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। हमारे पास ये नेविगेशन बार है, ये हमारे प्रोजेक्ट का लोगो कुछ इस तरीके से, यहाँ ये है, आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल है, आप इसको भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। हमारे पास नेविगेशन बार में शॉप, ऑथर्स, कैटेगरीज और कॉन्टैक्ट, इस तरह के ऑप्शन हो। कहते हैं जी हमारे पास साइन अप, साइन इन का ऑप्शन हो, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन हो। ये हमारा एक तरह से इंडेक्स पेज आ गया। सर्च, अगर कोई अनरजिस्टर्ड यूज़र आया, वो कोई बुक को सर्च करना चाहता है तो वो यहाँ से सर्च कर सकता है। उसके बाद डिफरेंट कार्ड्स होंगे जिसमें ना बुक जाके सर्च होंगी। तो आप कहते हैं जी मुझे इस तरह का इंटरफेस बना के दें। ये एक एग्जांपल के तौर पे इंटरफेस है, आप आपसे डिफरेंट तरह का भी बनवाया जा सकता है। अब ये जो सारा इंटरफेस है ना, ये तो सारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बन सकता है अगर हम वेबसाइट की बात करें। अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो उसमें जो जो ज़्यादातर जो है ना पाइथन, जावा या सी शार्प यूज़ हो रही हैं वो, और साथ साथ उसके ना उसमें HTML नहीं होती, उसमें उसका लेटेस्ट वर्जन XML होता है, जिसमें हम कोडिंग करके ये चीज़ें बनाते हैं मोबाइल ऐप के लिए, एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। तो ज़्यादातर जो वेबसाइट प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल कोड स्टूडियो यूज़ करते हैं, और जो मोबाइल ऐप के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं, विजुअल कोड स्टूडियो भी यूज़ हो रहा होता है। ये क्या है, अब ये विजुअल कोड स्टूडियो या जो मैं एकदम बता रहा हूँ, असल में हमारे पास कुछ एडिटर्स होते हैं, कुछ कंपाइलर्स होते हैं। MS वर्ड आपका ये एक एडिटर है, नोट पैड ये आपका एक एडिटर है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास कंपाइलर हैं जो हमारे कोड को चलाते हैं, VS कोड, और इसी तरीके से आगे एंड्रॉयड स्टूडियो है, हमारे पास सारे के सारे कंपाइलर्स हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें मैंने आपको बेसिक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में उम्मीद करता बताया। हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।